हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतर टॉपिक लेके आया हूं, जो है दोस्तों भारत में विदेशी व्यापार नीतियाँ। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एक इम्पोर्टेंट बिंदु है। इसको हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, इससे पहले हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 6 के लगभग जो सिलेबस के बिंदु थे, उन सभी बिंदुओं को अच्छे से डिस्कस किया है। और इसी क्रम में हमारा ये आज का बिंदु है, जिसमें हम भारत की विदेशी व्यापार नीतियों को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। देखो, भारत में विदेशी व्यापार नीतियों को समझें उससे पहले दोस्तों विदेशी व्यापार नीतियां होती क्या है, इसे थोड़ा सा समझिएगा। विदेशी व्यापार मतलब एक देश जो है दूसरे देश के साथ क्या कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की गतिविधियों को संचालित कर रहा है। यही हमारा जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, या दो देशों के मध्य व्यापार या विदेशी व्यापार कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत भी जो है अब क्या करता है दोस्तों, विदेश से व्यापार करता है, आयात करता है, निर्यात करता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी समझते हैं। जब भारत आजाद हुआ था, आजादी के पश्चात जो है हमारी जो व्यापारिक गतिविधियां थी, इसमें हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार इतने बढ़ चढ़कर नहीं करते थे। दोस्तों, हमारी जो पॉलिसी हुआ करती थी वो जो है आंतरिक व्यापार की ही थी, इतनी में ही सीमित थी। लेकिन जब धीरे 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 हमें अपने विकास क्रम में आगे बढ़ना हमने चाहा, तो ऐसे में फिर हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आने लगी। अब इतनी सारी जो जनसंख्या है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को केवल हम आंतरिक रूप से व्यापार करके संतुष्ट कर पाएंगे, और इतनी बड़ी देश की अर्थव्यवस्था को हम संभाल पाएंगे केवल आंतरिक व्यापार करके, तो वो संभव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब हमें 1991 तक एक थोड़ा सा एहसास हुआ कि अब जो है हमारी अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट की ओर जा रही है, अब हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा। जब भारत 1991 तक पहुंचता है और वहां पर समझ आता है कि यार अब हमारी स्थिति बिल्कुल कैसी हो चुकी है दोस्तों, दिवालिया जैसी। यानी हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमें बहुत ज्यादा कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ गई थी। और उस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अब उनके सामने ये जो चुनौती आई, तो उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की पहल की कि हमें जो है इतना इतना जो है आर्थिक संकट जो है हमारे देश में आया है, हमें इतने इतने वित्त की सहायता आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये बात रखी गई, तो फिर भारत के सामने दो तीन ऐसी जो है शर्तें रखी गई कि आप जो है आपकी अर्थव्यवस्था को क्या करना है, आपको खोलना पड़ेगा। प्लस आपको एलपीजी मॉडल अपनाना पड़ेगा। एलपीजी मॉडल हमने बेहतर तरीके से पढ़ लिया है, हमारे जो पहले दूसरे वीडियो है उसमें हमने पूरी क्लास में एलपीजी को अच्छे से समझा है। लेकिन यहाँ मोटा मोटा समझ लेते हैं दोस्तों। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये जो ग्लोबलाइजेशन है, यही हमारे वैश्विक व्यापार की जो ये जो पूरी जो हमारा चैप्टर है, इससे संबंधित ही है हमारा ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, जिसमें हम अपनी जो पॉलिसी है इनको क्या करेंगे, उदार करेंगे। जो कठोर पॉलिसियां हैं हमारी, इनको हमें अब उदार करना पड़ेगा। दूसरा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन दोस्तों निजीकरण। पहले क्या करते थे, सरकार जो है ज्यादा महत्व रखती थी और प्राइवेट सेक्टर को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। यदि कुछ प्राइवेट सेक्टर ओपन करना भी चाहते थे अपना बिजनेस, तो इतनी ज्यादा कठोर पॉलिसी हुआ करती थी कि वो जो है उसी में महीनों लग जाते थे और वो अच्छे से अपना उद्योग धंधा प्रारंभ नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा देने के लिए मॉडल लाया गया। फिर है ग्लोबलाइजेशन, और यही ग्लोबलाइजेशन हमारे आज की इस क्लास का महत्वपूर्ण बिंदु है। ग्लोबलाइजेशन दोस्तों आप जानते हो, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है ना। तो भारत ने भी फिर अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ा विश्व की अर्थव्यवस्था से, और भारत भी फिर जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने में अपनी सहभागिता देना शुरू किया। ठीक है, इसी को हम विदेशी व्यापार की संज्ञा में समझते हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमारा बिंदु है भारत में विदेशी व्यापार नीतियां। अब इसका जो पृष्ठभूमि हमने अच्छे से समझी है, अब भारत में विदेशी व्यापार नीतियां किस प्रकार संचालित हो रही है, कब से इसका प्रारंभ हो रहा है, ये सारी गतिविधियों को हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों विदेशी व्यापार को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझना, कहना क्या चाहता है। देखो, विदेशी व्यापार क्या होता है। भारत एक खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है, जहां अन्य देशों के साथ वस्तुओं का आयात एवं निर्यात किया जाता है। इसे ही विदेशी व्यापार की संज्ञा दी जाती है। एक बेसिक सी बात है जिसे आप जानते हो। ठीक है दोस्तों, सारी बातें हमने समझी विदेशी व्यापार के संदर्भ में। और भारत भी अपनी वस्तुओं को आयात भी करता है, निर्यात भी करता है। निर्यात पहुंचाना, आयात अपने यहाँ पर किसी देश द्वारा वस्तुओं या उत्पाद जो है उनको पहुंचाना। और निर्यात मतलब हम किसी अन्य देश में क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी वस्तुओं को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, यही आयात निर्यात की जो गतिविधियां जो है
हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, व्यापार कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में समझ लेते हैं, फिर हम इसको भारत के संदर्भ में भी बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। देखो, तो मध्य प्रदेश का वस्तु निर्यात 2023-24 में भारत के कुल निर्यात में 1.8 योगदान देता है। ठीक है, ये रहा है 2023-24 का डेटा। मध्य प्रदेश का निर्यात प्रदेश की जीडीपी का 4.79% रहा, ये ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्यात किसका हुआ दोस्तों, दवा उत्पाद का किया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक निर्यात किसका किया है, दवा उत्पाद का किया है। और सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला जो है हमारा कौन सा है दोस्तों, इंदौर है। और न्यूनतम निर्यात करने वाला जो जिला है वो कौन सा है, रतलाम है। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखिएगा। देश में सर्वाधिक निर्यात करने वाला यदि मध्य प्रदेश में हमारा देखा जाए जिला कौन सा है, तो वो है इंदौर। और न्यूनतम में निर्यात करने वाले में यदि बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, रतलाम आ जाएगा। दोनों बात को यहाँ पर अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलो वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार, जिसमें अप्रैल से लेकर मार्च तक का जो है ये डेटा हम यहाँ पर देखेंगे, इस दौरान व्यापार कितना हुआ, किन किन चीजों का हुआ, इसको समझेंगे। देखो, सबसे पहले व्यापार किनका दोस्तों, माल का। आयात एवं निर्यात दोनों देखते हैं यहाँ पर। तो माल का निर्यात हुआ है दोस्तों कितना, 451.07 बिलियन अमेरिकन डॉलर, ये बिलियन अमेरिकन डॉलर में है, इसको आप समझिएगा। और आयात हुआ है दोस्तों 715.97, ये 2022-23 का है, और ये है हमारा 2023-24 का। ठीक है, तो अब निर्यात में यहाँ पर क्या आई है दोस्तों, कमी आई है, और आयात में भी क्या आई है, कमी आई है। ठीक, कितना है ये, 437.06, और ये है 675 बिलियन अमेरिकन डॉलर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर यदि सेवाओं के संदर्भ में बात करेंगे आयात और निर्यात की, तो 2022-23 में सेवा निर्यात था 325.33 बिलियन अमेरिकन डॉलर, और आयात था दोस्तों 182.05 बिलियन अमेरिकन डॉलर। ठीक है, यदि हम 2023-24 के संदर्भ में सेवा क्षेत्र में निर्यात देखेंगे तो 339.62 बिलियन, मतलब बढ़ोतरी हुई है। मतलब क्या हुई है दोस्तों, यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, सीधी सीधी बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर आयात में देखोगे तो थोड़ी सी क्या हुई है, कमी हुई है। 182.05 जो है 1 पॉइंट, एक सेकंड, 182.05% ये जो आयात हुआ है सेवा में। और ये जो है दोस्तों यहाँ पर कितना हुआ है 2023-24 में, 178.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर। ठीक है, थोड़ी सी कमी आई है। यदि कुल व्यापार देखेंगे माल और सेवा दोनों को जोड़कर, तो यहाँ पर कुल आयात जो है और कुल निर्यात है और व्यापार संतुलन, देखो ये तो तीनों में बात कर रहा है व्यापार संतुलन की। तो कुल निर्यात देखेंगे दोस्तों तो 776.40 है ना। और यहाँ पर 2023-24 में यदि हम देखेंगे तो 778.2, जो कितनी वृद्धि को दर्शा रहा है दोस्तों, 0.223% वृद्धि को दर्शा रहा है। कुल व्यापार जिसमें माल और सेवा को हम शामिल करते हैं, उसमें कुल निर्यात की अगर हम बात करेंगे तो 0.23% की हमारे यहाँ पर वृद्धि हुई है। और यदि कुल आयात की अगर बात करें, जिसमें 2022-23 में 898.01 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, जो थोड़ा सा कम हुआ है दोस्तों, कितना, 4.9% की यहाँ पर कमी हुई है। और यह कितना है, 853.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर। ठीक है, मतलब कमी आई है। तो यहाँ पर व्यापार संतुलन देखेंगे तो कितना था, व्यापार संतुलन यदि यहाँ पर देखेंगे तो -121.62 बिलियन अमेरिकन डॉलर, जो कम जरूर हुआ है, कितना हुआ है, लेकिन वर्तमान में है कितना दोस्तों, तो -75.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर जो है हमारा व्यापार संतुलन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर 2022-23 के संदर्भ में 5 आयात निर्यात देशों को देख लेते हैं। ठीक है, चलो, भारत में आयात और निर्यात करने वाले जो है ये 5 देश है, इनको अच्छे से समझते हैं। आयात देश में यदि देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा आयात आयात करने वाला देश, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर चीन आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा यूएई, फिर आएगा यूएसए, फिर रूस, और फिर सऊदी अरब। इसी प्रकार निर्यात की अगर बात करेंगे तो यूएसए, फिर यूएई, फिर नीदरलैंड, फिर चीन और बांग्लादेश, ये 5 देश जो है क्या है, निर्यातक देश है। और वो जो 5 देश है वो हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, आयात करते हैं, और वो 5 प्रमुख हमारे आयातक देश है। ठीक है, इसी प्रकार 2022-23 में भारत की शीर्ष 5 आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, तो भारत में आयात होने वाली वस्तु कौन सी है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर आयात होती है हमारे यहाँ पर पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद, फिर कोयला और कोक, पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, मोती, कीमती
अर्ध कीमती पत्थर, ये जो है कीमती और अर्ध कीमती पत्थर, ये है क्या हमारे यहाँ पर आयातित होते हैं। और हम निर्यात कहाँ करते हैं, हम बेचते क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, कीमती, अर्ध कीमती पत्थर, ये जो है, ठीक है। औषधि निर्माण है ना, जिसमें जैविक औषधि रहती है, लोहा और इस्पात, दूरसंचार उपकरण, इनका क्या होता है, निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, यहाँ से भी सीधे सीधे प्रश्न बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। लेकिन इस पर आए इससे पहले इसको देख लीजिए, वैश्विक व्यापार में भारत का योगदान वर्ष 2022 के संदर्भ में, यदि वैश्विक स्तर पर वस्तु निर्यात में देखेंगे तो भारत का योगदान कितना है दोस्तों, 1.8%, ठीक है। और यदि वैश्विक स्तर पर सेवा क्षेत्र में भारत का निर्यात देखेंगे तो कितना है दोस्तों, 4.30, 2022 के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। वैश्विक स्तर पर यदि वस्तु के आयात की अगर बात करेंगे तो 2.90 है, और वैश्विक स्तर पर सेवा आयात की अगर बात करेंगे तो 3.80 है, ठीक है। ये बात थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, लेकिन ये 2022 का डेटा है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो बात है ये अच्छे से समझिएगा। सेवा निर्यात में भारत की रैंक 7, ये याद रखना कि सेवा निर्यात में भारत की रैंक क्या है दोस्तों, 7, ये 4 स्टार लगा लो, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और आयात में भारत की रैंक क्या रही है दोस्तों, 8 रही है, ठीक है। और ये आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार है, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत सेवा निर्यात में कौन से स्थान पर है, 7वें नंबर पर है, और आयात में कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। लेकिन WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व व्यापार संगठन जो है, इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी थी दोस्तों अप्रैल 2024 में। और जब अप्रैल 2024 में इसने अपनी रिपोर्ट जारी करी थी तो उसमें उसमें इसने भारत को सेवा निर्यात में तो 7वां अंक माना है, लेकिन आयात में भारत को इसने 9वां स्थान दिया है। इसलिए कुछ बच्चों को इसमें डाउट था, थोड़ा सा आप समझिएगा। ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार है, और ये WTO की रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। तो ऐसा आप दोनों बात को ध्यान में रखकर जो है इस रैंक को याद कीजिएगा। WTO के अनुसार यदि देखोगे आप तो इसने हमें सेवा निर्यात में कितना दोस्तों, 9 अंक दिया है, ठीक है। और आयात में तो हम 8वें नंबर पर ही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक जहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में भी बता देता हूँ कि यह जो है क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहा है। एक टेबल बनाई गई थी, उस टेबल में ये सारी बातों का जिक्र किया गया था। वैसे तो ये है वो टेबल, ठीक है। देखो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ था दोस्तों 9 नंबर, ये है 9, ठीक है। अब यहाँ पर ये निर्यात में तो भारत का 7 हो गया, लेकिन आयात में भारत की रैंक 9 बता दी इसने, ठीक है। तो ये WTO की रिपोर्ट के अनुसार था दोस्तों, तो इतना आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है, यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये रहा, ठीक है। तो देखो ये है रैंक, निर्यात में तो 7 है ही, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर आयात में लेकर बच्चों को, तो आयात जो है ये 8वें है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार, और WTO के अनुसार ये जो है रैंक क्या है दोस्तों, 9 रैंक है, ठीक है। बस इतनी ध्यान आपको रखनी है, बाकी इसमें ज्यादा समस्या नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से मैनेज कर लेना है इसको। चलो आगे, भारत दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में कौन से स्थान पर है दोस्तों, दूसरे स्थान पर, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो ये है वस्तुओं के शीर्ष आयातक व निर्यातक देश तथा उनकी वैश्विक हिस्सेदारी। ये वस्तुओं के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ तो मसला था नहीं, यहाँ तो निर्यात में चीन है, ठीक है, फिर USA है, फिर जर्मनी है, और भारत का स्थान क्या है दोस्तों, 17 नंबर पर है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, वस्तुओं के शीर्ष आयातक व निर्यातक देश के संदर्भ में। तो निर्यातक में भारत कौन सा है दोस्तों, वस्तुओं में 17 क्रमांक पर, और यही यदि आयातक की बात करेंगे तो 8वें नंबर पर जो है हमारी रैंक है, और ये है दोस्तों कितनी, भारत की 8, ठीक है। और इसमें जो है आयातक में अगर देखोगे तो USA, चीन और UK, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही थी बात, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मसला नहीं है। मसला यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मसला क्या आ रहा है दोस्तों कि बच्चों को ये वाली जो डेट है इसमें परेशानी आ रही है कि सेवाओं के शीर्ष आयातक व निर्यातक देश में भारत की रैंक कई जगह 8 लिखी है। तो दोस्तों WTO के अनुसार जो है यदि आयातक देखोगे आयात में, तो WTO के अनुसार जो है यह जो है 9 है, ठीक है। और हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यह 8 है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जो है इसके अनुसार जो है ये रैंक कितनी है दोस्तों, 8 है। तो यहाँ पर इस बात को लेकर परेशान मत हो, ये जो रैंक है ये WTO के अनुसार है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं ना दोस्तों, ये WTO के अनुसार है, यहाँ पर परेशान मत होना। और इसके अनुसार भारत जो है
7वें नंबर पर निर्यात के मामले में है भारत, ठीक है। और यहाँ पर सेवा निर्यात में भारत कौन से 7वें स्थान पर है, और पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पर यूके, तीसरे नंबर पर जर्मनी, ठीक है। इसी प्रकार आयात की अगर बात करेंगे तो आयात में पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है, और हमारा भारत जो है वो 9वें नंबर पर है। ये WTO के अनुसार है सेवा निर्यात में भारत का योगदान, ठीक है। चलो, इसमें हिस्सेदारी दोस्तों भारत की ही याद रख लीजिएगा, कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर 3.4%, और यहाँ पर जो है निर्यात में अगर बात करेंगे तो 4.4%। दोनों बात याद रखिएगा, दोनों बात इंपोर्टेंट है, ठीक है। विदेशी व्यापार नीतियों के बारे में अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलो, विदेशी व्यापार नीतियों की अगर बात करेंगे तो वह नीति जो वैश्विक व्यापार को निर्देशित करती है, इसे एग्जिम पॉलिसी भी कहा जाता है। दोस्तों, एग्जिम पॉलिसी क्या होती है? एग्जिम पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जो आयात और निर्यात करने का जो एक दिशा निर्देश जो रहता है ना, वो सारा उसमें रेडी रहता है, ठीक है। उसके अनुसार जो है ये क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी जो है, इस पॉलिसी के अनुसार ही जो आयात निर्यात के जो है दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, एग्जिम पॉलिसी क्या करती है, ये आयात निर्यात में जो दिशा निर्देश जो है उसको जारी करती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। चलो, फिर बात करते हैं, भारत में प्रत्येक 5 वर्ष के लिए विदेशी व्यापार नीति बनाई जाती है, ठीक है। कितने? प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। चलो, सरकार इसमें आवश्यकता अनुसार समय समय पर बदलाव भी करती रहती है, कभी कुछ कुछ भी परिवर्तन यदि करना होता है तो इसमें कर सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर समझिएगा ये वाली बात कि भारत में वर्ष 2004 से विदेशी व्यापार नीतियों की शुरुआत हुई। तो भारत में विदेशी व्यापार नीतियों की शुरुआत कब से होती है दोस्तों? 2004 से। लेकिन इससे पहले भारत में आयात निर्यात नीतियों का प्रचलन था, जो इस प्रकार है। देखो दोस्तों, इससे पहले जो है 2004 से ही हमारे यहाँ पर विदेशी व्यापार नीतियां जो है शुरू हुई है, लेकिन इससे पहले जो है आयात निर्यात नीतियां चलती थी, जिसमें इस प्रकार से लक्ष्य और इनकी घोषणाएं की जाती थी, जिनको हम क्रमबद्ध रूप से अब यहाँ पर अच्छे से देखते हैं। देखो, सबसे पहले आयात निर्यात नीति 1992 1997 की बात करते हैं। देखो, यहाँ पर समझते हैं, भारत ने 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को स्वीकारा तथा इन्हें स्वीकारने के पश्चात विदेशी व्यापार महानिदेशालय की स्थापना की, जो भारत की आयात निर्यात नीति से संबंधित शासी निकाय है। कौन है दोस्तों? यहाँ पर विदेशी व्यापार महानिदेशालय, ठीक है। और 1991 के पश्चात हमने इसकी स्थापना की है, और यह जो है क्या करता है, भारत की जितनी भी आयात निर्यात जो हमारी नीति है, इसकी क्या है, एक शासी निकाय है, इसके द्वारा जो है ये संचालित करता है। विदेशी व्यापार निदेशालय भी मैं आपको समझाता हूँ। इसको पहले आप ये 3 पॉलिसी और इसकी सुन लीजिए, इसकी नीतियां और क्या है इसमें। तो वर्ष 1992 में विदेशी व्यापार विकास और विनियम अधिनियम बनाया गया, ठीक है। 1992 में क्या बनाया गया दोस्तों? विदेशी व्यापार विकास और विनिमय अधिनियम अधिनियम, ठीक है, ये याद रखना। चलो, और इसकी घोषणा हुई थी दोस्तों 31 मार्च 1992 में, और इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जिक्र किया था विदेशी व्यापार निदेशालय, जो क्या है, ये शासी निकाय है भारत की आयात निर्यात नीति का। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं दोस्तों, विदेशी व्यापार महानिदेशालय को। तो ये है हमारा विदेश व्यापार महानिदेशालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1991 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके महानिदेशक है संतोष कुमार सारंगी। ये बात याद रखिएगा। कार्य क्या करता है यह महानिदेशालय? तो यह विदेशी व्यापार नीति तैयार करना और इसकी निगरानी करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय यदि देखोगे तो मध्य प्रदेश के भोपाल में है, और यदि ओवरऑल देश में देखोगे तो कुल 36 इसके क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश विशेष के संदर्भ में यदि देखोगे तो इन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इंदौर में एक विस्तार काउंटर के नेटवर्क के माध्यम से उनकी बाध्यताओं को निगरानी की जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश विशेष का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस प्रकार जो विदेशी व्यापार महानिदेशालय जो है ये कार्य करता है दोस्तों, विदेशी व्यापार नीतियों को, आयात निर्यात वाली जो नीतियां जो है हमारी, इसको मॉनिटरिंग करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो हम जिसकी बात कर रहे थे यहाँ पर दोस्तों, आयात निर्यात नीति 1992-1997 तक जो चली, इसकी कुछ विशेषताएं हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, इसकी कुछ विशेषता क्या है दोस्तों? इस नीति के तहत सरकारी अभिकरण के माध्यम से 8 वस्तुओं के आयात का प्रावधान रखा गया। अब वो 8 जो है वस्तुएं कौन सी है दोस्तों? तो पेट्रोल पदार्थ, रासायनिक उर्वरक, खाद तेल, दवाइयाँ आदि। ये जो है कुछ दवाइयाँ और कुछ ये जो खाद तेल, उर्वरक, पेट्रोल पदार्थ, इन सभी को जो है इसके अंतर्गत जो है रखा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयात क्षेत्र में वृद्धि की गई, ये भी इसकी विशेषता थी।
और आयातकर्ता को उपलब्ध कराने वाली बैंक गारंटी को सुगम बनाने के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना लाई गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत जो है, इस नीति के तहत ये सारी पॉलिसी जो है, ये सारी विशेषताएं जो है आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, चलो आयात निर्यात नीति फिर सेकेंड आई दोस्तों 1997 2002 में। ठीक है, इसकी घोषणा हुई 31 मार्च 1997 को। तो 1997 में उस समय तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन थे दोस्तों? बी रमैया, और इन्हीं के द्वारा जो है इसकी घोषणा हुई थी, और इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए दोस्तों। शुल्क मुक्त लाइसेंस की वैधता में 12 माह से वृद्धि कर 18 माह की गई। ठीक है, ये किस आयात निर्यात नीति के अंतर्गत की गई थी दोस्तों? 1997 2002 वाली आयात निर्यात नीति में। ठीक है, और 2002 तक 100 अरब डॉलर का निर्यात प्रस्तावित किया गया था। अब विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 2023 के अनुसार 139 देशों में भारत का स्थान क्या रहा है दोस्तों? 38 रहा है। ठीक है, ये बात आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा। आयात निर्यात नीति 2002-2007 की यदि हम बात करेंगे तो घोषणा हुई थी दोस्तों 31 मार्च 2002 को। तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन थे उस समय दोस्तों? मुरोसोली मारन। ठीक है, और इनके द्वारा जो है इस नीति का जो है क्या है, आयात निर्यात नीति जो हमारे 2002-2007 की घोषणा की गई थी, और इसकी अवधि है दोस्तों 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007। ठीक है, यदि हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें इस नीति की, तो सॉफ्टवेयर उद्योग की वैधता 12 मार्च से वृद्धि कर 18 माह कर दी गई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 12 माह से इसकी वृद्धि करके कितनी कर दी गई दोस्तों? 18 माह कर दी गई। आगे, इस नीति की अवधि के दौरान कृषि संबंधित उत्पाद के निर्यात में वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय किए गए। ठीक है, कृषि को ध्यान में रखकर जो है इस नीति ने जो है अपने विचार दिए थे, ये ध्यान आप रखिएगा इस बात का भी। अब दोस्तों एग्जिम जो है हमारा ये वाला जो है आयात निर्यात नीति वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है, और फिर 2004 से हमारा क्या शुरू हो जाएगा दोस्तों? विदेशी व्यापार नीति। ठीक है, और यह जो है हमारी पहली विदेशी व्यापार नीति है जो 2004 से 2009 के अंतर्गत शुरू की गई थी। और देखो इसमें क्या क्या है हमारे उद्देश्य, तो समझना दोस्तों, वर्ष 2004 से पूर्व तक आयात निर्यात नीति की घोषणा की जाती थी, किंतु वर्ष 2004 में पहली बार पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति की घोषणा हुई, जो कि तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ द्वारा की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उस समय वाणिज्य मंत्री कौन थे? कमलनाथ जी। आगे याद रखना दोस्तों, इसकी घोषणा हुई है 31 अगस्त 2004 को, और उस समय हमारे तत्कालीन वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? कमलनाथ जी। अवधि दोस्तों यहाँ पर 2004 से 2009 तक थी इसकी, और इसका लक्ष्य था वर्ष 2009 तक देश का वैश्विक व्यापार में योगदान 2 गुना करना। ठीक है, चलो उद्देश्य अगर देखेंगे तो विदेश व्यापार नीति को आयात निर्यात तक ही सीमित नहीं बल्कि रोजगार में भी वृद्धि करना है। ठीक है, रोजगार को ध्यान में रखकर जो है इस नीति ने जो है अपनी जो है क्या रखी, यहाँ पर बात रखी, और यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। चलो इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु टारगेट प्लस योजना शुरू करना। ठीक है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विशेष इकोनॉमिक जोन की भांति फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन स्थापित करना। ठीक है, सेवाओं के निर्यात में वृद्धि लाने हेतु सर्वट फ्रॉम इंडिया योजना लाई गई थी। ठीक है, तो ये इस प्रमुख विदेशी व्यापार नीति जो थी इसकी सारी विशेषताएं थी। फिर हमारी दूसरी विदेश व्यापार नीति जो है यह 2009-2014 के मध्य चलाई गई, और इसमें दोस्तों इसकी घोषणा हुई थी 27 अगस्त 2009 को। उस समय हमारे तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे दोस्तों आनंद शर्मा जी। ठीक है, और इसकी अवधि है 27 अगस्त 2009 से 31 मार्च 2014 तक। लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो भारत के वस्तु व्यापार को 2010-2011 के वित्तीय वर्ष के अंत तक बढ़ाकर 200 अरब डॉलर करना है। ठीक है, और 15% वार्षिक वृद्धि के साथ 2014 तक विश्व व्यापार में भागीदारी को 2 गुना करना है। ये इसके लक्ष्य थे, ये ध्यान रखिएगा। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी उनको भी देख लीजिए दोस्तों। तो निर्यात उत्पादों का 90% हिस्सा घरेलू बाजार में बेचने की स्वीकृति। ठीक है, 2% ब्याज अनुदान योजना निर्यातकों के लिए दिसंबर 2010 तक बढ़ाई गई, ये इसकी दूसरी विशेषताएं थी। और फोकस मार्केट स्कीम के तहत लेटिन अमेरिका, अफ्रीका, ओशनिया, एशिया के 26 नए बाजारों को इसमें क्या करना था? शामिल करना है। ठीक है, आगे फोकस प्रोडक्ट स्कीम के तहत इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल उत्पादों को शामिल किया गया। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो हमें यहाँ पर देखनी होगी दोस्तों। इसके बाद जो है हमारी विदेश व्यापार नीति जो 2015-2020 वाली, इसको अच्छे से देखते हैं दोस्तों। इसकी घोषणा हुई थी 1 अप्रैल 2015 को,
और तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन थे? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। और अवधि क्या है दोस्तों इसकी? 2015 से 2020, और इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक किया गया था। ठीक है, इसे बढ़ा दी गई थी हमारी इस विदेशी व्यापार नीति को, तो 2015 से 2020 तक डिसाइड किया था, फिर इसको 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया था। ठीक है, अब इसकी प्रमुख विशेषताएं हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2020 तक वस्तु एवं सेवा के निर्यात को 900 अरब डॉलर करना, ये नीति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बेहतर तरीके से देखिएगा। सबसे पहले ये याद रखना, 2020 तक वस्तु एवं सेवा के निर्यात को कितना करना दोस्तों? 900 अरब डॉलर तक ले जाना है। ठीक है, भारत की वैश्विक निर्यात हिस्सेदारी में 2% से बढ़ाकर इसको 3.5% तक करना है, ये भी इसका लक्ष्य है। और पहली बार भारत में वस्तु निर्यात योजना MEIS में मर्चेंडाइज फ्रॉम इंडिया स्कीम प्रारंभ की गई। ठीक है, आगे वन सैन्य व परमाणु निर्यात संबंधी वस्तुओं की बाध्यता अवधि 18 माह से बढ़ाकर 24 माह कर दी गई है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और विदेशी व्यापार समीक्षा की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2.5 वर्ष की गई है। इसके साथ साथ निर्यात प्रक्रिया सरल बनाने और ट्रांजैक्शन लागत कम करने हेतु 21 विभागों का चुनाव भी इसी के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो ये विदेशी व्यापार नीति हमारे लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब हमारी जो इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट वाली जो वर्तमान में हमारे लिए जो विदेशी व्यापार नीति है, इसको आप देखिएगा दोस्तों, ये है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। अब विदेशी व्यापार नीति 2023-2028, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर इसकी घोषणा हुई है दोस्तों 31 मार्च 2023 को, और वर्तमान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन दोस्तों? पीयूष गोयल जी द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस अवधि इस नीति की अवधि क्या है दोस्तों? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। ठीक है, अब इसके लक्ष्य देख लीजिए। भारत का कुल वार्षिक निर्यात 760 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक कितना करना है दोस्तों? 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, ये इसकी प्रमुख लक्ष्य है। दूसरा, रुपये को वैश्विक मुद्रा का दर्जा दिलाना। ठीक है, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार केंद्रों की क्या करना दोस्तों? स्थापना करना। एक ये भी बात ध्यान रखिएगा। फिर इसकी जो है जो नीतियां है, इन सभी नीतियों को दोस्तों 4 आधारित स्तंभों में क्या किया है? यहाँ पर विभाजित किया गया है। देखो, इसके 4 आधारभूत स्तंभ जो है वो समझिएगा क्या है। देखो, प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ना। ठीक है, दूसरा दोस्तों, गठबंधों, निर्यातकों, राज्यों, जिलों तथा भारतीय मिशनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन। ठीक है, तीसरा है दोस्तों, व्यवसाय करने की सुगमता, कारोबार लागत में कमी तथा ई पहल, ये इसका तीसरा आधारभूत स्तंभ है। और चौथा है दोस्तों, उभरते क्षेत्र में निर्यात हबों के रूप में ई कॉमर्स का विकास करना व इसको जिले स्तर पर लागू करना तथा इसको मेट नीति को विवेकपूर्ण बनाना। ठीक है, तो ये इसके 4 महत्वपूर्ण स्तंभ है, इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकता है। अब इसकी प्रमुख विशेषताओं को हम एक बार अच्छे से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हथकरघा, हस्तशिल्प तथा कालीन के निर्यात में वृद्धि करने हेतु टाउन ऑफ एक्सीलेंस योजना। दोस्तों, टाउन ऑफ एक्सीलेंस योजना का संबंध किससे रहेगा? हथकरघा, हस्तशिल्प तथा कालीन के निर्यात से। ठीक है, तो इसको जो है इस योजना में शामिल 39 शहरों के साथ 4 अन्य शहर वाराणसी, मिर्जापुर, फरीदाबाद, मुरादाबाद जो है, इन सभी को क्या करना है? शामिल करना। आप ये याद रखना, टाउन ऑफ एक्सीलेंस योजना का संबंध किससे दोस्तों? हथकरघा से या हस्तशिल्प या कालीन वाले क्षेत्र से। ठीक है, चलो आगे। जिला निर्यात हब एवं राज्य निर्यात हब जो है, जिला स्तर एवं राज्य स्तर के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए तथा निर्यात हेतु उत्पाद एवं सेवाओं की पहचान हेतु राज्य निर्यात संवर्धन समिति एवं जिला निर्यात संवर्धन समिति को निर्मित करना एवं इनके लिए हब का विकास करना। ठीक है, ये भी इसकी एक विशेषता है, इसे ध्यान रखिएगा। निर्यातकों को मान्यता। दोस्तों, निर्यात प्रदर्शन के आधार पर स्थिति के साथ मान्यता प्राप्त निर्यातक फर्में अब उत्कृष्ट प्रयास के आधार पर क्षमता निर्माण पहल में हिस्सेदारी होगी इनकी। ठीक है, और ईच वन टीच वन, कौन सी पहल दोस्तों? ईच वन टीच वन पहल। इसके आधार पर 2 स्टार से ऊपर स्थिति धारक इच्छुक व्यक्तियों को व्यापार वृद्धि हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये व्यापार से संबंधित पहल है, ईच वन टीच वन। आगे दोस्तों, निर्यातकों की पहचान। यहाँ पर निर्यातकों को मान्यता है, यहाँ निर्यातकों की पहचान। इसके संदर्भ में निर्यातक प्रदर्शन के आधार पर निर्यातक कंपनियों को 4 एवं 5 स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी, जिससे निर्यात बाजारों में बेहतर ब्रांडिंग के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। इसका 5वां बिंदु है दोस्तों, ई कॉमर्स निर्यात की क्षमता में सुधार करना
और वर्ष 2030 तक ई कॉमर्स निर्यात क्षमता को 300 बिलियन डॉलर तक ले जाना। ठीक है, ये माना गया है दोस्तों कि 2030 तक जो है ई कॉमर्स निर्यात क्षमता को 300 बिलियन डॉलर के आसपास माना गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कुरियर के माध्यम से प्रति खेप निर्यात की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है और इस सीमा को निर्यातकों की समीक्षा के आधार पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 5 लाख रुपए से बढ़ाकर अभी कितना दोस्तों 10 लाख रुपए तक जो है इसको कर दिया गया है। ठीक है, पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन की अगर बात करें तो इस योजना को नई नीति के अंतर्गत और अधिक विवेकपूर्ण बनाया गया है और इस योजना के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क को कम किया जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें स्कोमेट नीति की तो वे वस्तुएं जिनका उपयोग आम नागरिकों के साथ सैनिक भी करते हैं, ऐसी वस्तुओं को स्कोमेट सूची की वस्तुएं कहा जाता है और इनका निर्यात इस नीति के तहत नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है दोस्तों विदेशी व्यापार नीति है जो इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखना। इसका वर्ष जो है कब है दोस्तों 2023 से 2028, ये ध्यान रखेगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमने सारी जो है यहाँ पर विदेशी व्यापार नीतियों को देख लिया, आयात निर्यात नीतियों को देख लिया, विदेशी व्यापार महानिदेशक को देख लिया। तो ये सारे बिंदु जो है दोस्तों हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में और यही हमारा आज का प्रमुख विषय था। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी इस क्लास में हमने विदेशी व्यापार नीति का ये बेहतर टॉपिक जो है देख लिया है भारत के संदर्भ में। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं आयात में भारत की रैंक, निर्यात में भारत की रैंक और जो मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट विदेशी व्यापार नीतियां बताई है इनको आप एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।